नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल अधिकारों पर चर्चा करने वाले हैं और बाल अधिकार ये हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाल अधिकारों को जानना, बाल अधिकारों को समझना, बाल अधिकारों की रखवाली करना या बाल अधिकारों का संरक्षण करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए सरकार ने भी, यानी हमारे संविधान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दिए गए हैं जिसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है। आज हम उन्हीं अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इन्हीं अधिकारों को लेकर के हमारे बीच में चर्चा के लिए हैं रेणु जी। धन्यवाद आज लाइव शो में आपको आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ दर्शक आज हमारे बीच में हैं वो ज़रूर आप उसको पूरा करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप आज की इस चर्चा जो है बाल अधिकार, पिछले वीडियो में भी कि बच्चों के अधिकार कौन कौन से होते हैं और बच्चों के अधिकारों का हनन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं वो हमारे समाज का व राष्ट्र का संपत्ति, जो कि बच्चों का विकास एक तरह से उनके परिवार का ही नहीं, एक समाज का व राष्ट्र का भविष्य का जुड़ाव होता है। तो जिसकी वजह से हमें बच्चों के विकास के लिए सोचना और उस पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है जी। तो बच्चों के विकास में अधिकारों को हम लेके बात करेंगे तो सबसे पहले हम बच्चों के अधिकार में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट अधिकार क्या होता है, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार क्या होता है? बच्चे का जन्म लेने से पहले ही उनको अधिकार मिल जाता है कि सबसे पहले उनका स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जो आपने अभी बताया कि बाल अधिकारों के बारे में, तो बिल्कुल सही बात है। एक तो सबसे बड़ी बात तो हमें समझना पड़ेगा कि बाल अधिकार क्यों आए और बाल अधिकारों कब से आया बाल अधिकार। तो मैं चाहता हूं आप ये बताइए कि बाल अधिकार कब से लागू हुआ अपने देश में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा उन्होंने 1989 में यूएनसीआरसी को अपनाया था, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाल अधिकारों को प्रमाणित किया था। और इसके साथ ही हमारे देश भारत ने भी 1992 में इन अधिकारों को स्वीकार कर लिया था। तो तभी से बाल अधिकारों के बारे में सबको पता चला और अधिकारों को स्वीकार किया गया है। बिल्कुल, ये अधिकारों की ज़रूरत पड़ी है, ये क्यों ज़रूरत पड़ी है, पहले तो इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और 4 जो बाल अधिकार जो आपने बताए हैं, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेशन, तो जो 4 अधिकार आपने बताए हैं इसको हमें देखना पड़ेगा और हमें इसको जानना चाहिए कि ये जो 4 अधिकार हैं हमारे, इन सभी चारों अधिकारों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना कि आखिर 4 अधिकारों की ज़रूरत पड़ी है, या इनमें से बहुत सारे इन अधिकारों के अंदर बहुत सारे अधिकार हैं। अगर हम राइट टू सर्वाइवल की बात करते हैं तो राइट टू सर्वाइवल का मतलब ही होता है बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ जाना। तो राइट टू सर्वाइवल के अंदर जो कौन कौन से अधिकार है वो तो हम उसमें बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके पहले ये बाल अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चर्चाएं क्यों चालू हुई, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बच्चा है, हम उसे जन्म देते हैं, जन्म देने के साथ ही जब इसके पहले ही बात की प्रक्रिया आई कि जब लड़के और लड़की में जब भेदभाव की बात आई और उसमें लड़कियों के लिए दहेज की बात आने लगी, लड़कियों के पालन पोषण के लिए बात भी आने लगी, लड़कियों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें इकट्ठा हुई, इससे धीरे धीरे समझ में आया कि भाई लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को कोख में ही मार देना, चूँकि अगर लड़की पैदा रही, चूँकि लिंग भेद को बहुत ज़्यादा हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लड़कियों के आगे लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। और उसका एक कारण ये था कि लड़कियों को सबसे पहले समाप्त करना चालू कर दिया कि भाई लड़कियां ही नहीं होगी, लड़का होगा, वो हमारे जीवन चलाएगा, लड़का ही हमें दाग देगा, लड़का ही हमें अग्निदान देगा। इसके बहुत सारी प्रथाएं इसके पीछे रही हैं। साथ ही जो है लड़की जो गरीब परिवार के लोग थे, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ में श्रम
बाल श्रम का जो जुड़ा हुआ था, बाल श्रम भी इससे बहुत बड़ा इसका एक कारण रहा है कि बच्चों के साथ में काम करवाना, बच्चों का काम करना, अपने साथ में बच्चों का काम करना है। आपका चाय की दुकान है, ढाबा है, होटल है, आपका घर का काम है या आया की नौकरी है, इस तरह के बहुत सारे कामों में बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता था। और बाल श्रम से एक और भी फैक्ट्री और कारखानों में देखा गया है कि जो बच्चा होता है उससे के काम से काम तो ज़्यादा करता है लेकिन पैसा कम देना पड़ता है। तो जो फैक्ट्री मालिक होते हैं उन सभी चीज़ों को वो समझ जाते हैं और जानते हैं, जिस कारण से बाल श्रम की ज़रूरत पड़ी। बाल विवाह भी एक कारण रहा है कि बाल विवाह के कारण भी इसके कारण जो है बाल अधिकारों को लाना पड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे जो घटनाक्रम हैं, घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का एक कारण रहा है जिससे कि बाल अधिकारों की चर्चा हुई और बाल अधिकारों की चर्चा के बाद काफ़ी दिनों के संवादों के बाद जो है ये जो है बाल अधिकारों को हम लोगों के बीच में आया। तो यूएन में जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, हमारे देश में भी उस आधार पर 92 में हमारे यहाँ पे लागू करने का प्रावधान हुआ। तो उसी के अंतर्गत हम लोग कह रहे थे कि जो सबसे पहला अधिकार है वो राइट टू सर्वाइवल। राइट टू सर्वाइवल जो है वो हमारे जीवन का सबसे पहला अधिकार है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने के अधिकार में सबसे पहले जन्म लेने का ही अधिकार आ जाता है, नागरिकता का अधिकार है उसके अंतर्गत, हमारे अपनी स्वतंत्रता, हमारी भाषा, वेशभूषा जो भी है वो पूरा का पूरा उसके अंदर रहता है। तो जीवन जीने का, तो हमें जन्म लेने का ही अधिकार अगर हमें प्राप्त हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जब लड़की और लड़कों के साथ में जो भेदभाव हुआ या लड़की और लड़कों के साथ में जो घटनाएं हुई, यानी कि लिंग भेद हुआ, इसके बाद उसका परीक्षण करवाने लगे। पहले परीक्षण के बाद पता चलने लगा कि भाई लड़की है, लड़का, उसकी जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद उसको, अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या करवा देंगे और लड़का है तो उसको जन्म दे देंगे। इसके बहुत सारे काम हुए और उसके कारण जो है जो लड़की और लड़कों का जो अनुपात है वो अभी हमारे देश में कम होता चला गया धीरे धीरे करके, गैप भी हो गया दोनों के और बीच बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो लड़की और लड़कों का जो अनुपात हुआ उसके गैप के कारण जो है हमारे देश में लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गई। ये भी उसका एक कारण रहा, लिंग भेद का कारण रहा। तो इस तरह करके जो पारिवारिक जो जीवन जीने का, पहले जन्म लेने का अधिकार, जन्म के साथ में ही चूंकि माँ अगर गर्भवती है तो उसके पालन पोषण, उसकी देख रेख, उसके टीकाकरण, हेल्थ और उसके खाना पीना, अगर हम लोग मातृत्व योजना की बात करते हैं तो उसमें इसी चीज़ का पैसा दिया जाता है कि भैया आप अपनी गर्भवती जो माँ है वो अपना खान पीन करे ताकि बच्चा उसका हेल्दी हो, हष्ट पुष्ट हो, बीमारी से मुक्त हो और माँ भी बीमार से मुक्त रहे। साथ ही जो है वो उसे जन्म के समय भी किसी प्रकार की कोई खास तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इस आधार पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हैं। जो उनका हेमोग्लोबिन है वो कम ना होने पाए, खून की कमी चूँकि सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों में मुख्य रूप से ज़्यादा पाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं होती रहीं। तो साथ ही जो है अब इसके बीच में हम लोग बात करेंगे कि परिवार द्वारा बच्चों के अधिकार का शोषण। भाई आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी क्या है? जी, मैं बोलना चाहूँगी कि परिवार के द्वारा कैसे बच्चों के अधिकारों का शोषण किया जाता है, क्योंकि शोषण जो है वो पहले परिवार से ही स्टार्ट होता है। कि परिवार में जैसे कि अगर आर्थिक स्थिति खराब है परिवार की तो इससे भी बच्चों पे फ़र्क पड़ता है। तो उसमें जैसे कि उनको शिक्षा का प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती, वो लोग मानसिक तौर से भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि घर में देखते हैं कि गरीबी है तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको दिखता है कि मेरे माँ बाप मुझे पूरी तरह से सुविधा नहीं दे पा रहे। वो बाकी लोगों को जब देखते हैं कि सामने वाला बच्चा जो है उसको अच्छी सुविधा मिल रही है तो उससे वो चिड़चिड़ापन भी हो जाता है और उससे उनका मानसिक विकास में भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अगर शारीरिक विकास की बात करें तो इस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि घर में अगर एक परिवार है उसमें उनकी कैपेसिटी है कि 2 बच्चों को खिलाने की, लेकिन उनके घर में 4 बच्चे हैं तो उनका आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से खाना जो है जहाँ 4 बार मिलना चाहिए वहाँ पे 1 बार ही मुश्किल से मिल पाता है। तो इससे उनका शारीरिक विकास भी रुक जाता है।
जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये जो परिवार के द्वारा बच्चों का जो अधिकारों का हनन है, आज हम लोग बहुत विस्तार से इसमें चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ बच्चों का अधिकार का हनन हो रहा है, कौन कौन से वो विभाग है जहाँ पर बच्चों के अधिकारों के बारे में बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, कहाँ किनकी जिम्मेदारी है इसकी जो है उनके अधिकारों को पूरा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहली बात, हमने कल भी इस बात को बोला था और आज भी इस बात को हम लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है, उसकी देख रेख, उसकी सारी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। सरकार तो बहुत दूर की बात है, जो एनजीओ है, जो संस्थाएं हैं, वो बहुत दूर की हैं। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो एक परिवार की जिम्मेदारी है और दूसरी जिम्मेदारी उसके समाज की है, इर्द गिर्द जो है रह रहे लोगों की है। अगर ये लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझने लगे तो मुझे लगता है कि बच्चों के अधिकारों का हनन किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआती परिवार से हो गई, शुरुआती परिवार का होगा। तो परिवारों से कहाँ पर होता है? सबसे पहले चूंकि माँ गर्भ में होती है और उसके साथ में जो उसको सुविधाएं चाहिए, समय पर उसका टीकाकरण होना चाहिए, समय पर उसका वजन उसका वेट होना चाहिए, कितना वेट आ रहा है, कौन कौन सी उसके शरीर में चीज़ों की कमी आ रही है, ब्लड की कमी कितनी है, कितना उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, या इस गर्भावस्था में ज़्यादा जो है वज़नदार काम नहीं करना देना चाहिए। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अनदेखा किया जाता है। सबसे बड़ी इसके पीछे का कारण रहा है पुरुष प्रधानता। अगर उसमें देखें तो पुरुष प्रधानता सबसे बड़ा कारण रहा है, क्योंकि मैं तो पुरुष हूँ, मेरा काम है खाना नहीं बनाना, मुझे तो नहीं बनाना, मेरी पत्नी का काम है, वो गर्भवती हो या प्रसव अवस्था के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई हो, लेकिन खाना मुझे नहीं बनाना। ये खासकर पुरुषों में देखा गया है। और पुरुषों में इतना ही नहीं, पति ही नहीं बल्कि और भी उसके घर में अगर कोई बड़ा बच्चा भी है तो वो भी उसको हाथ देने वाला नहीं है कि उस अवस्था में हाथ लगाए। तो सबसे पहले कि पुरुष प्रधानता को हम लोग को सोचना होगा, क्योंकि हम लोग मानव हैं और एक साथ धरती पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है समानता का अधिकार हम लोगों को होना चाहिए। हम लोगों के लड़के या लड़कियों में या महिला और पुरुष में जो भेदभाव की जो प्रक्रिया है उसे मुझे नहीं होना चाहिए। आज सरकार की दृष्टि में भी हम लोग देख रहे हैं, कितने भी कोई भी सरकार हो वो कहती ज़रूर है समानता की बात करते हैं, लेकिन जब सैलरी की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो आज भी महिलाओं को जो पैसा मिलता है, जो मेहनताना मिलता है, वो कम मिलता है और पुरुषों को ज़्यादा मिलता है। तो ये सब कुछ देखा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग देखें। अगर हम श्रम कानून को ही देख लेते हैं, एक लड़की जब महिला काम करती है तो उसको अलग तनख्वाह दी जाती है और इसमें अलग दी जाती है। तो इस स्तर पे अगर हम लोग देखें तो परिवार की हम लोग बात करते हैं पहले कि हमारा जो परिवार है वो इस स्तर पे जो है महिला और पुरुष में जो भेदभाव वो एक देखने को मिल रहा है। दूसरा, प्रसव होने के बाद जिम्मेदारी किसकी है? माँ की। ये तो अनुचित है और मुझे नहीं लगता कि प्रसव में जन्म देने के बाद जो है पूरी जिम्मेदारी माँ की हो गई। माँ ही पूरा काम करेगी बच्चे का, यानी ममतत्व के साथ में मजाक की जो प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता उसका पूरा फायदा उठाता है। माँ है, तेरा बच्चा है, हमने खासकर सुना है तेरा बच्चा है, हाँ, वो आज भी तू ही इसको पालेगी, तू ही इसको गोद में, थोड़ा सा गोद में लेंगे 10 मिनट के लिए, इसके बाद फिर वापस कर देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो देख रेख की जिम्मेदारी की बात तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप साफ सफाई इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो या आपकी हैबिट में नहीं है, लेकिन आप उसके साथ तो कम से कम बन सकते हैं। बहुत सारे वैसा भी नहीं, पुरुषों में बदलाव भी आया है। हम उन पुरुषों को सलाम भी करते हैं, नमस्ते करते हैं, जो लगातार जो है इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उसको आगे लेके चलते जा रहे हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं, तो उन सबको भी धन्यवाद। लेकिन अभी ये बहुतायत स्थिति में यह हो रहा है कि जो बच्चों की पालन की बात आती है, बच्चों की देखरेख की बात आती है, तो खाना कौन बनाएगा? माँ बनाएगी। खाना कौन खिलाएगा? माँ बनाएगी। उसको नहलाएगा धुलाएगा कौन? माँ। उसको कपड़े कौन पहनाएगा? माँ। यानी सारी जिम्मेदारी माँ की है, तो पुरुष अपने आप को पीछे कर देता है। मुझे लगता है इस चीज़ों में पहले है। तो वो जो हम समानता की बात करते हैं, तो एक वो भी अधिकार हमारा जा रहा है। दूसरा, हमारा जो बच्चों के अधिकार का, आप चूंकि उनको देख रेख की उनका अधिकार है भाई, आपको देखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। तीसरी बात हम लोग करते हैं परिवार की कि एक तो
कि हमारा जो परिवार है, तो पूरा परिवार जो है जिस आधार पे बच्चों के वैचारिक जो जीवन है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता जिस आधार पे बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जो उम्र है उस उम्र का अहम हिस्सा होता है 0 से जन्म से 5 साल तक का, 6 साल तक का। जन्म से 5 से 6 साल तक के अंदर जो है आपका 90% दिमाग विकसित होता है। और उस 90% दिमाग विकसित कैसे होगा? है हमारे हेल्थ का है, उसका देख रेख सही ढंग से होगा, उसका सही ढंग से उसका टीकाकरण होगा, उसके सही ढंग से उसका पालन पोषण होगा, आपको उसको पौष्टिक आहार उसको टाइम टाइम से मिलेगा। तो और चीज़ों को समझने की चीज़ें जो होती हैं वो बचपन में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बच्चा हर चीज़ छूने की कोशिश करता है, हर चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे सवालों का अंबार लगा देता है। अगर बच्चों से जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनसे जब देखेंगे, उनसे बात करेंगे, बहुत सारे सवाल वो करते हैं। और उस तरह के जो सवाल करते हैं, उस तरह के सवाल जो है उसका जवाब देना हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। हम सबको चाहिए कि हम उसका जवाब दें और पूरी तरह बिल्कुल सही जवाब दें। अगर आपको ऐसा है कि हो सकता है कुछ कठिन सवाल अगर आपसे बच्चा पूछ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ गलत जवाब मत दें, क्योंकि जहां आपने गलत जवाब दिया वो वहीं से गलत चीज़ें सुनना और समझना या सीखना चालू कर देगा। आप बल्कि स्पष्ट बता सकते हैं कि हमें पता नहीं है, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर आपको बताएंगे सवाल क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं बच्चों के प्रति, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग परिवार की ही बात करते हैं। अब स्कूल में खासकर जो है बच्चों के लिए वजीफा आता है, स्कॉलरशिप आता है, पैसा आता है। पहले तो ये था कि चलो भाई परिवार को बुला करके उनके हाथ में पैसा दे दिया जाता था, तो वो भी पैसा पहले पूरे माँ बाप ही लेके खा जाते थे। बहुत सारे परिवार तो बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि उनको पैसा आया है कि नहीं आया, और वो चला जाता था। अब जो है आर्थिक की बात हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों का पैसा जो आता है, उसका स्कॉलरशिप आता है या मेधावी छात्र का जो पैसा आता है, वो अकाउंट में तो आता है, निकालता भी बच्चा है, लेकिन वो कब निकाल रहा है, किसके लिए निकाल रहा है, किस काम के लिए निकाल रहा है, आप उसका अगर पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे अपने घर खर्च के लिए निकाल रहे हैं, स्वयं की पढ़ाई के लिए या स्वयं के जीवन के लिए या स्वयं के अपने शरीर के लिए यूज़ के लिए वो पैसा नहीं निकाल पाते। मुझे लगता है कि मुश्किल से 5% बच्चे ही ऐसे होंगे जब अपने लिए, वरना वो घर के खर्च के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम इस तरह की राशि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मुझे लगता है इसके मानक को तय करना बहुत ज़रूरी है। परिवार को इसके सबसे पहली जिम्मेदारी हमें परिवार को ही लेना पड़ेगा कि वो पैसा किसके लिए आया है। उसकी कापी हैं, उसकी किताबें हैं, उसके लर्निंग के और भी सामग्रियां हैं, पेन हैं, पेंसिल हैं, बहुत सारी चीज़ें। माना कि आप पूरा करते हैं, लेकिन अगर उस पैसे का उपयोग उसके और बेहतर भविष्य निर्माण के लिए अगर किया जाएगा, उसको संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है बचपन में ही बहुत सारा आविष्कार करना चालू कर देते हैं, अगर उस तरह की चीज़ों के लिए किया जाएगा तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, अब हम लोग कहते भी हैं कि ये हमारा बच्चा है, इसको स्कूल जाना चाहिए। स्कूल से पहले जब हम लोग प्राइमरी के पहले की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं आंगनवाड़ी की। अगर हम आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो हमारा बच्चा आंगनवाड़ी में कितने टाइम पे जाता है, ये अपने अपने दिल में हाथ रख के, मैं जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस समय, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने दिल में हाथ रख के देखें और पूछें कि मेरा बच्चा आंगनवाड़ी में कितने समय तक रुकता है। क्योंकि आप भी बहुत सारी आंगनवाड़ियों में जाती हैं, हम भी बहुत सारे आंगनवाड़ियों में जाते हैं, और भी लोग आंगनवाड़ियों में जाते हैं। आपका बच्चा कितनी देर रुकता है ये देखने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि आंगनवाड़ी रोकना नहीं चाहती, हमने तो बहुत सारी आंगनवाड़ियों से बात की, आंगनवाड़ी चाहती है कि बच्चा यहाँ रुके, लेकिन माँ बाप गोद में लेके आएंगे, साथ में लेके आएंगे, जो खाना मिलेगा उसको लेंगे और वापस साथ में ही चले जाते हैं। तो मुझे लगता है जो मानसिक, इसको समझना पड़ेगा कि आंगनवाड़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी। आंगनवाड़ी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है, सीखने, समझने, सुनने और जानने का, वह पूरा बौद्धिक स्तर वहाँ से मजबूत हो जाता है।
बहुत सारे हमारे चूंकि क्योंकि- गरीब परिवार होते हैं, उनको उस तरह की चीज, क्योंकि उनको काम से फुर्सत नहीं है। हाँ, वो लोग काम पे जाते तो ना ही तो मम्मी को फुर्सत है ना पापा को, तो अगर वो बच्चा आंगनवाड़ी में रहे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। बिल्कुल। तो जब उनको इस टाइम नहीं है तो वो इसीलिए आंगनवाड़ी के, आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़े, आप घर का अपना काम करें तब तक, और जो टाइम पीरियड है आंगनवाड़ी का उस टाइम तक वहाँ रहने दें, और वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो सीखेगा, क्योंकि आजकल पढ़ना पढ़ाना, उनका वेट लेना है, उनको हेल्थ चेकअप की जानकारी दें, सारी चीज़ें उसके अंतर्गत होती हैं। तो मुझे लगता है उस तरह की चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, और ये परिवार के अंदर की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ तक जाए। जब हम सरकार की बात करेंगे, आंगनवाड़ियों की जिम्मेदारी की बात करेंगे तो वो एक अलग पार्ट, लेकिन अभी हम लोग परिवार की बात करते हैं कि आप उसके लिए बात करें। दूसरा, क्या हो रहा है वहाँ भी जानना चाहिए। आंगनवाड़ियों में भी महिलाओं का समूह बना हुआ है, आपका ग्रुप बना हुआ है। अगर आपका ग्रुप बना हुआ है, आप उसके पार्ट है, तो कब कितने मीटिंग में बैठ रहे हैं, आपको आंगनवाड़ी को कितने टाइम तक रहना चाहिए, कितने टाइम तक नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। आपको सबसे पहले आंगनवाड़ी के हित की बात नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने बच्चे के हित की बात सोचना चाहिए। क्योंकि एक आंगनवाड़ी में कम से कम 30 से 35-40 बच्चों का भविष्य टिका हुआ होता है, और उस भविष्य को एक सुंदर स्थिति में खड़ा करने के लिए ही आंगनवाड़ियों का चयन हुआ किया गया, आंगनवाड़ियों को लाया गया और ला करके उसको लोगों के बीच में उसको दिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, हम लोगों की जो स्थितियां हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना उनके पास तक चले जाते हैं। और साथ ही इसके बाद जब बच्चा उस बीच में आता है, बड़ा होता है, बहुत पहले के ज़माने की बात थी कि हमारी दादी, हमारी नानी या हमारी बड़ी बहन या माँ लोरियाँ सुनाया करती थी, कहानियाँ सुना के सुलाया करती थी। मुझे तो नहीं लगता कि आज की कोई माँ या आज की कोई नानी कहानी सुनाती होंगी। आपने कभी सुना है? मैंने नहीं सुना अभी तक। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैंने भी नहीं देखा, और वो भी उस तरह की लोरियाँ आज तो फिल्मों गानों में ही सुनने को हमें मिलती हैं। आजकल बच्चे फोन में ज्यादातर बिजी रहते हैं, उसी से फुर्सत नहीं मिलती। भाई छोटे बच्चे की बात करें तो वो फोन कहाँ उसको छुएगा, लेकिन हम आपकी बात करें कि जिस उम्र में 5 साल की उम्र तक बच्चे को जो लोरियां सुनना था, जो कहानियां सुनना था, जिससे उसका बौद्धिक स्तर बढ़ता था, मानसिक स्तर बहुत ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ता था, और ये सारी चीजें जो छुप गई हैं आज की डेट में, उन चीजों को लुप्त होती जा रही हैं, मर गई हैं। अब तो टीवी में, कहानियों में, किस्सों में, और हम लोग जो धारावाहिक या फिल्मों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि माँ अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास सोजा मुन्ना राज दुलारे करके गाना थपथपा करके उसको सुना देती है। वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, परिवार तक सीमित नहीं रह गया है। लेकिन उसका एक लॉजिक था, उसका एक कारण था। मुझे लगता है कि हम बच्चों के उस अधिकार को छीन लिया गया, हमने उस अधिकार को मार दिया है, हमने उस अधिकार को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे को गाना सुनाना उसके मकसद नहीं था, उसका मकसद था बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ाना, उसके बौद्धिक विकास को बढ़ाना। हम 90% की बात कर रहे हैं कि 6 साल तक की उम्र का 90%। मुझे अगर इन चीज़ों को अगर ख़त्म कर दिया गया है या इन चीज़ों के बारे में अगर नहीं सोचा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का 90% मानसिक विकास कुछ ही बच्चों का नहीं कहते आता हो, वो ना आ पाता हो। क्योंकि ये एक ऐसी वैज्ञानिक बता रहा हूँ कि रिजल्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरत थी। नानी की कहानी, माँ की कहानी, बहन के द्वारा उसको कहानी सुनाना, उसको थपकिया देना, उस कहानी ही उनके सपने में। पहले आपने सुना होगा कि बच्चों के सपनों में परियां आती थी, अब नहीं आती। अब पता नहीं कौन आता है, परियां आती हैं कि नहीं, क्योंकि परियों की कहानी गायब हो गई। तो जब कहानियां ही नहीं रही, परियों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, तो परियां आएगी कहाँ से? बच्चा खिलखिलाएगा कहाँ से? बच्चा हंसेगा कहाँ से? तो ये बहुत ही चिंता की बात है कि हम परिवार के बीच से जो चीज़ें ये होनी चाहिए वो गायब हो गई।
और उसको पुनः जीवित करना हमारा फर्ज है। हम लोग इसीलिए आज इस लाइव चैनल से बैठे हैं, क्योंकि हाँ शिवरन जी लगातार इसके लिए बात कर रही हैं। ये सचिन यादव जी हमें लिख रहे हैं कि नाइश आपने अच्छे पहलुओं पे एक गौर किया है, क्योंकि ये वाकई चीज़ें गायब होते जा रही हैं। पहले जो घर में ये माही मलिक जी लिख रही हैं, मलिक लिख रही हैं यहाँ पे कि बुजुर्ग और वो जो बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई गई, बिल्कुल माही जी बिल्कुल सही है। हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, आपकी बात को ही बता रहे हैं कि ये जो आपकी कहानियाँ थी वो गायब होती जा रही हैं और उसको कैसे हम वापस पुनः जीवित करें। तो संजू थैंक यू। और शविता जी यहाँ पे बात कर रही हैं। सविता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार लाइव में लगातार अनेकों प्रश्न कर चुकी हैं और मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप जितने भी साथी हैं जो लगातार, भागीरथ जी भी लिख रहे हैं, आपका भी सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लिख रहे हैं। तो बहुत सारे साथी इसके बारे में लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं सुनी कहानी तो ज़रूर रही होगी, जानने को ज़रूर मिल रही होगी, लेकिन अपने घर में यदि कोई बच्चा है तो अगर किसी को टाइम नहीं है कहानी सुनाने का, तो आप तो कम से कम अपने बच्चों को परियों की कहानी सुनाना चालू करें। उसका स्तर देखिएगा, बौद्धिक स्तर देखिएगा, उस बच्चे की रखवाली देख रेख की जो व्यवस्था है उसको अगर सही ढंग से उसके पालन पोषण की व्यवस्था है। जगदीश कुमार जी नमस्कार सर जी, आपको भी आपने नमस्ते किया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कार्यक्रम को देख पा रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस बात को। हम लोग बात कर रहे थे कि जो छोटे बच्चों के लिए, कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो कहानियाँ थी, परियों की कहानियाँ हैं, राजा रानी की कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन सभी कहानियों को वापस दोहराना चालू करें, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे रियल में एक फ़ायदा होता है कि बच्चा जो है अपने परिवार में घुल मिल जाता है और अपनी बातों को अपने परिवार में ही बताता है। लेकिन आजकल ये होता है कि वो अपने परिवार से अलग अलग रहता है, वो अपने परिवार में ना बता के अपने प्रॉब्लम्स को बाहर अपने दोस्तों से या किसी से शेयर करता है। बिल्कुल, ये क्योंकि इसका एक रीजन जो आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जब बचपन से माँ, नानी, भाई या कोई भी व्यक्ति उसको कलोरियां सुनाना, गाना सुनाना, इस तरह की आदत पड़ती है तो बच्चा उससे धीरे धीरे करके बात करने की कोशिश करता है और वह व्यवस्था यानी कि वो जो स्थिति बनती है वो स्थिति आजीवन तक उसके जीवन में काम आती है और वो हमेशा परिवार के नजदीक जाता है, परिवार से बात करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस तरह की हैबिट डालें, उससे बात करें, उसके नज़दीक रहें, उसको किस तरह की काम देख रेख की ज़रूरत है। हम कंगारू केयर की बात करते हैं, पहले जो है माएँ कंगारू केयर किया करती थी, आज की माँ बहुत कम है, डॉक्टर भी नहीं बताते। जबकि एनएम का और आशा वर्कर का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, इनका काम है कि बच्चों की केयर कैसे करना है, जन्म के बाद कैसे उसको कंगारू केयर देना है ताकि उसके शरीर का तापमान बिल्कुल सही रहे, बीमारियों से मुक्त रहे। माँ का जो पीला गाढ़ा और पहला दूध होता है उस दूध का सेवन करना, पहला दूध उसको देना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में तो लोग उसको फेंक दिया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे डॉक्टर उसको बताना चालू कर रहे हैं, नर्सें भी बता रही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर भी बता रही हैं। लेकिन उसके पालने की जो पद्धतियाँ हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है, मुझे लगता है हर गर्भवती महिला को, चूँकि 9 माह तक उसे बच्चे को गर्भ में रखना है, उसके 3 से 4 माह जो प्रारंभिक है, मैं देश की सरकार से मांग करता हूं, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इसको एक पत्र लिख करके सरकार को एक मांग करें और कि कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे उसका पहला गर्भ हो या फिर दूसरा को गर्भ हो या तीसरा गर्भ हो, 3 महीने के अंदर में कम से कम 2 बार, प्रथम 3 महीने के अंदर में, या 3 महीने तो चूंकि 1-2 महीने तो आपको पता ही करने में लग जाता है, लेकिन तीसरे या चौथे माह में या 5वें माह में कम से कम 2 बार बच्चे की देखरेख और उसकी सुरक्षा पर ट्रेनिंग वर्कशॉप टाइप का एक माहौल मुझे लगता है हर आंगनवाड़ी में देना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को चौथे या 5वें माह में बच्चे की देखरेख कैसे करनी है, बच्चे को कैसे पालना है, बच्चे की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके पहले से अगर ट्रेनिंग दे दी जाए और उसको अगर बताया जाए, तो अब आज के लोग तो इसको मजाक समझते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अरे माँ है, माँ को पता है, सब कुछ पता होगा, माँ को सब कुछ पता होगा। मैं समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर जो ऐसी सोच रखने वाले साथी हैं, जो ऐसी सोच रखने वाले यानी कि छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, तो उनको किसी आधार पे बच्चों के मामले में टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है।
अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं माँ है वो सब कुछ करेगी, ये बिल्कुल गलत है। माँ को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब कब टीकाकरण। हो सकता है कि एएनएम को उसके टाइम पे ना आ पाए, उस दिन किसी कारण में सेंटर बंद हो, कम से कम वो कहीं से भी टीका लगा सकती है। कब टीका कहाँ पर लगना है, कितने दिनों में लगना है, कैसे लगना है, उसकी जानकारी प्रॉपर स्तर पे उसको देना चाहिए। ठीक है, आप टीकाकरण का कार्ड बनाते हैं, हर महिला पढ़ी लिखी नहीं है ना। और अगर हमारे देश की हर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उतना नहीं समझेगी कि इस तारीख को लगने वाला है। आपको उसको बताना पड़ेगा कि इतने सोमवार बाद, इस तारीख को, इस त्यौहार के बाद में या इस माह को आपको लगना है, इतने सोमवार बाद। वो उसे बहुत अच्छी तरह याद रहता। तो मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हमें बताना बहुत ज़रूरी है। सिमरन जी लिख रही हैं, सर वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है, माँ को यह जानकारी देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सिमरन जी, यह देनी चाहिए। और इसी तरह शिवा जी, शिवा उपाध्याय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपके जो भी सुझाव यदि हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है saksham.delvan SAKSHAM saksham.delvan@gmail.com। तो मुझे लगता है कि आप उस पे अपनी चीज़ों को आप हमें दे सकते हैं। तो शिवाजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार जो है इस डिस्कशन से जुड़े हुए हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो ज़रूर हमें लिखते रहें, हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही जो है सिमरन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस जानकारी को साझा करें। मुझे लगता है हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं इसको जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। जो भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की जिम्मेदारियों आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएँ और घर तक पहुँचाएँ। तो हम सरकार की बात कर रहे थे कि गर्भवती महिला को, गर्भवती माँ को, हमें चाहे वो पहला गर्भ हो या दूसरा गर्भ हो या तीसरा गर्भ हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें ये लेना देना है कि हर गर्भवती महिला को गर्भ के चौथे या पांचवें माह में कम से कम 2 बार बच्चे के लालन पालन, देख रेख, हर चीज़ की जानकारी उसे पूर्व से दी जानी चाहिए, ताकि वह, और प्रसव की भी जानकारी भी दी जानी चाहिए कि प्रसव के समय में क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियों को बरतना है, हमें कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, वहाँ हमारा प्रसव बहुत ज़रूरी है। गांव की जो दाइयाँ हैं, जो और गांव की जो खासकर हम लोगों के बस्तियों में या गांव में हम लोग देखते हैं दाइयाँ होती हैं। अब तो खैर आशा वर्कर की बात कर दी गई है तो काफ़ी जगह देखने को मिल जाती हैं आशा, लेकिन आज भी बहुत सारी दाइयाँ ही हैं जो दाइयाँ काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो रजिस्टर्ड नहीं है हमें उससे दूरियां बनानी पड़ेगी। और पैसा कमाने के चक्कर में उन दाइयों से भी अपील है, प्लीज़ आप 2 रुपये के चक्कर में किसी बच्चे की ज़िंदगी मत बर्बाद करें, क्योंकि किसी माँ की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। पहले के ज़माने में खान पान अच्छा होता था तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अभी खान पान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से उनको अगर डॉक्टर के पास ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अब चूंकि आपके हो सकता है भाई किस स्थिति में कौन सी किस समय ज़रूरत पड़ती है, कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है या और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या है वो हॉस्पिटल आपको अच्छी तरह समझेगा, आपका पूरा चेकअप करने के बाद उसने देगा। और अगर आपको हॉस्पिटल में अगर प्रॉब्लम होती है तो सीएमओ है, वहाँ पर बैठते हैं, आप डायरेक्ट उसकी शिकायत कर सकते हैं। आजकल दिल्ली में तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है सरकार ने, मुझे लगता है उस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको अचानक दर्द हो रहा है तो फिर तुरंत जो है एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस लेके जाएंगे। और ऐसा भी नहीं एम्बुलेंस बुला रहे हैं यदि आप, तो एम्बुलेंस का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आप कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस नहीं आ रही तो रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए या आप उस कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, ताकि अगर वो नाटक कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए आगे कम से कम उसके एडवोकेसी कर सकते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं, ताकि और किसी के साथ उस तरह की घटना ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। सचिन दोबारा फिर लिख रहे हैं, थैंक यू सचिन आपका। और साथ ही हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो वहाँ से हम लोगों की बात आती है। और फिर हमारा बच्चा, शाम को हम लोग जब बैठते हैं बच्चे के साथ में तो पढ़ाई की बात करते हैं। अब डायरेक्ट इसको आप ABCD पढ़ाना चालू कर दोगे, डायरेक्ट आप उसको गिनती पढ़ाना चालू कर दोगे, डायरेक्ट आप उसको पहाड़ा पढ़ाना चालू कर दोगे, या डायरेक्ट आप उसको जो है जोड़ घटाना वगैरह वगैरह जो भी प्लस माइनस करना चालू कर दोगे। मुझे लगता है इन चीज़ों से शुरुआत में बचना चाहिए। हमें कुछ संसाधन ऐसे उपलब्ध करवाने चाहिए, खिलौने उपलब्ध करवाने चाहिए। खिलौने में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई, कि लड़की है तो उसको गुड्डी ही पकड़ा दोगे कि भैया तेरा काम है गुड्डी से ही खेलना,
और लड़का है तो उसको तोप खरीद दी है, बंदूक खरीद दी है। भैया वो दिन भर लड़की की, अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची होगी या कोई महिला होगी तो उसको दिन भर वो गोली लेके मारते ही रहता है। उनको बचपन से ही मतलब ये दिखा दिया जाता है कि तुम लड़की हो और तुम लड़के हो, तो मतलब कि उनकी आदत ही हो जाती है कि मैं लड़की तो मैं लड़की की तरह ही रहूंगी। तो आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? आपको याद है कुछ अपने बचपन का? नहीं, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन इस टाइम अभी मतलब होता है कि मेरे भाई बोलते हैं खाना बनाना तेरा काम है तो तू ही बनाएगी, हम क्यों बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा यही होता है। यही होता है। तो आज भी अगर ऐसी चीजें हो रही, मुझे लगता है इस तरह चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अभी और है कि ये जो गुण है, खेलने जो आप संसाधन दे रहे हैं खेलने के, उसमें भी आपको पढ़ाई के बहुत सारे सामान हो सकते हैं, उसको समझने के सामान हो सकते हैं। उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे करके उसको शिक्षा की रुचि, उसको बैठने की आदत डालना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखना चाहिए। और मुझे लगता है इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी। हम लोग जो है पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा नाइस, थैंक यू पूजा। आप लगातार लिख पा रही हैं, हमें देख रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो है जब हम एजुकेशन के इसके बड़े की बात करते हैं तो फिर हम कितना टाइम दे पाते हैं। इससे बड़ा जब नर्सरी में जाता है या पहली क्लास में जाता है, तो आज की डेट में जब थोड़ा बच्चा छोटा होता है तो थोड़ा बहुत तो बैठ जाते हैं माँ बाप, लेकिन जब वो तीसरी या चौथी या पांचवी में चला जाता है तो माँ बाप को टाइम नहीं है कि कम से कम उसका देगा। तो परिवार किस तरह बच्चों के जीवन अधिकारों का हनन करता है, मुझे लगता है उसकी देख रेख को लेकर के हमें देखना चाहिए कि उसकी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वहीं से चूंकि चालू होती है। आप उसके सहभागी हैं, आप उतने कितने पार्टनरशिप आप निभा पा रहे हैं, आप उसको बच्चे को कितना देख पा रहे हैं, बच्चे को कितनी मदद कर पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों का हमें इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि मेरी फैमिली में जब हम लोग छोटे थे तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों को मेरे पापा बैठ के पढ़ाते थे। स्कूल से भी हम जो पढ़ के आते थे उसका घर पे ही उनका रिवाइज करवाना और रोज़ रीडिंग करवाना, मतलब अच्छे से जो ट्यूशन में पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा अच्छे से पापा करवा देते थे। तो इससे हमारा जो बेसिक लेवल था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे 2 भाई हैं लास्ट में, मतलब सबसे छोटे भाई, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं था, तो जो उनका बेसिक लेवल था वो बिल्कुल डल है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं दिया पापा मम्मी ने। इसका मतलब यह है कि पापा ने तो पूरी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आप बड़े होने के नाते आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे लगता है आपको ही समय देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि घर में जो खाली हो वो भी समय दे तो ज़्यादा हो सकता है। मैं मानता हूँ कि आपकी भी पढ़ाई का बोझ होता है, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर हम बच्चों को अगर अपने साथ में बैठा लेंगे, छोटे भाई बहनों को, तो उसका काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो थैंक यू शेयरिंग के लिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है संसाधनों का जो अभाव होता है उसकी हमें पूर्ति के लिए भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। आपके आंगनवाड़ी में संसाधन नहीं है, आपके घरों में संसाधन नहीं है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें विस्तार से चर्चा या उसकी डिमांड रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आपके बच्चे को क्या ज़रूरत है। आपका बच्चा है, आपको पता होगा। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार की है, दूसरी जिम्मेदारी वहाँ के आस पड़ोस के लोगों की है, फिर तीसरी जिम्मेदारी आपके सोशल वर्क से जुड़े हुए लोग या वे एनजीओज हैं जो आपके बीच में सरकारी और गैर सरकारी, उनकी भी उसी आधार की जिम्मेदारी है। तो ये जो बाल विकास के लिए ऐसी प्रेरित संवाद की ज़रूरत है। थैंक यू सिन्हा जी, आपने लिखा है कि ऐसे ही संवाद की ज़रूरत है। साथ ही जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस आधार पर जो हनन की हम लोग बात कर रहे थे, अधिकारों का हनन, तो ये इस क्षेत्र में तो होता ही है। अब हमारा आता है कि अगर हम परिवार से अगर बाहर के लेके जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो परिवार के बाद कौन आता है? परिवार के बाद हमारा समाज आता है। अब समाज किस तरह उनके देख रेख करता है, समाज कितना उसके लिए जिम्मेदार है, समाज उसका कितने लिए उसका भागीदार है, मुझे लगता है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सामाजिक स्थिति को लेकर के देखते हैं, सामाजिक चीज़ों को लेकर के देखते हैं, तो समाज के लोगों का जो सहभागिता का जो पार्ट होता है वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लोग तो समझते ही नहीं। आजकल तो मैं हैरान हूँ कि अगर किसी पड़ोस का बच्चा है तो पड़ोस के बच्चा रो रहा है तो पड़ोस के घर वाला आराम से खाना खा रहा है, वो और मजे लेते हैं, वो मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, जबकि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जितने माँ बाप की है, क्योंकि दूसरे जिम्मेदार तो आप ही हैं और इसकी जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर दूसरी जिम्मेदारी आपकी है तो आपको चाहिए कि आप जाएं और उनसे बात करें
कि भाई क्या बात है, क्या तकलीफ है, आगे हमें क्या ज़रूरत है, बच्चा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा है भी कि कुछ लोग जो है डायरेक्ट मदद करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इसके लिए बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए बात करते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मनोज अनुरागी जी बच्चों के साथ थैंक यू मनोज अनुरागी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार कार्यक्रम को दे रहे हैं, आपका सुझाव भी हम लोग देख रहे हैं और बिल्कुल आपने जो कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और हम उसके लिए आगे कुछ और भी करते चले जाएंगे। तो हम जो बात कह रहे थे कि परिवार के इस बात की बात जिम्मेदारी है, तो रेनू जी आपके लिए भी कुछ लिखा जा रहा है, देखिए इसको पढ़िए, कुछ कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं, तो मुझे लगा आप इसको ध्यान से सुने और समझें। तो परिवार के लोग जो है जो परिवार के बाहर के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पड़ोस के में किसी तरह के बच्चे को अगर कोई तकलीफ होती है तो उसको जाने समझे, उसके लिए हर संभव मदद करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर परिवार में कुछ होता है, किसी आपके बगल पड़ोस में कुछ होता है, तो ये मत सोचिए कि वो घटना आप तक नहीं आएगी। हम पहले ही कह रहे थे कि ये जो कुरीतियाँ हैं यह धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं वह धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही हैं। हमें इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सामाजिक जो समाज के लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो है, अगर बच्चे का लालन पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो आप उसके संबंधित विभागों को बोल सकते हैं। आप वहाँ की आंगनवाड़ी को बता सकते हैं कि आंगनवाड़ी आप जो है ये बच्चा ज़्यादा परेशान है, इस बच्चे को आंगनवाड़ी की ज़रूरत है, तो ठीक है आंगनवाड़ी के पास तक उसको लेके जाएंगे हम लोग, और जाना ही चाहिए। तो आंगनवाड़ी ज़रूरी नहीं कि उसकी माँ जाए, आप भी बता सकते हैं, तो वो बेहद ज़रूरी है। दूसरा, आंगनवाड़ी के साथ साथ हम लोग वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि उसका हेल्थ की चेकअप की ज़रूरत है, तो उसके एएनएम या आशा वर्कर से बात कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मुझे लगता है उसको निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है, निरंतर उसको साथ में आगे ले जाने की ज़रूरत है, और उसको आगे ले जाना ही नहीं बल्कि उसको और बेहतर। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो उसके क्षेत्रीय लोगों की जिम्मेदारी है, वो इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। आना जाना, कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आज आपके बीच में आ जा रहा है, या किसी प्रकार के बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो निगरानी करना आपका बात है। अगर आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार कई दिनों से आ रहा है और उसका आप दूर तक आप नहीं जानते हैं, उसे अजनबी है या फिर कहीं दूर से हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तुरंत उससे बात करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए ज़रूरी कदम भी उठानी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, पहले तो हमने परिवार की बात की कि परिवार किस तरह से बच्चों का शोषण मतलब करता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम मतलब कि अपने ही बच्चों का शोषण कर रहे हैं। और दूसरा हमने बात की थी समाज की, कि जो हमारा समाज है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे का अधिकारों का हनन करता है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स लेंगे कि हमारा जो पहला पॉइंट्स है कि एक पीड़ित बच्चा होता है तो उसको समाज कैसे उसकी तरफ कैसे रखता है, अपना दृष्टिकोण कैसे रखता है कि वो पीड़ित है, और इसके बाद भी मतलब कि उसको हेल्प करने की जगह या फिर उसको और आगे बढ़ाने की जगह उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, ये वही है जिसके साथ ऐसा हुआ था, तभी भी तुम ऐसे ड्रेस पहन रहे हो या फिर तुम बाहर निकल रहे हो। तो उसको मतलब कि वो चीज़ बार बार याद दिलाई जाती है, जिससे उसका जो मानसिक संतुलन है वो और ख़राब होता है। वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है फिर भी बढ़ा नहीं पाता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात हम लोग अब हम लोग सरकार की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने परिवार की बात की, समाज की बात की, और अब हम लोग जो है सरकार की बात करते हैं। मुझे लगता है सरकार की बात करने से ज़्यादा बेहतर है सरकार ने जो हमारे भारतीय संविधान में जो लक्ष्य दिया हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार पहली जिम्मेदार है, मानता हूं इस बात को। लेकिन उसके साथ में जुड़े हुए जो कर्मी हैं, सेवा कर्मी हैं, जो हमारे इसका अधिकारों को पूरा करने की जिन्होंने जिम्मेदारी का बीड़ा उठा के बैठा है, वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझ लें। आशा वर्कर हैं, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चों की बात से शुरुआत कर रहे हैं, आशा वर्कर की बात कर रहे हैं, हम आंगनवाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम जो है एएनएम की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं। आप
जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे लगता है आपको बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी निभाओ। अगर ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आप तक नहीं आ पा रहा है, अगर आप मैं आपको बता दूं कि ये आंगनवाड़ी का जो कॉन्सेप्ट आया है वह ऐसे नहीं आया। बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए आंगनवाड़ी को बच्चे तक पहुँचाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा टीकाकरण के लिए आप तक ना पहुँच पाए। हो सकता है परिस्थितियाँ, माँ भी बीमार पड़ गई, तो आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका इस महीने में टीकाकरण होना था या इस सप्ताह में टीकाकरण होना था, उसका टीकाकरण नहीं हुआ, क्या ऐसा कारण है। आप उसका तुरंत पता लगाओ, उसके घर तक जाके। तो सेवाओं को ज़रूरी नहीं कि वो सेवा तक पहुँचे, सेवा भी वहाँ तक पहुँच सकती है। मुझे लगता है इस तरह की सोच को लगातार डेवलप करना पड़ेगा और उसको साथ में देखना पड़ेगा। जो प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी अपने हिसाब से खाका खींचें और उसको देखें। क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरी तरह सही ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। सत्येंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, थैंक यू सत्येंद्र भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप लिख रहे हैं और अपने चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो थैंक यू सत्येंद्र भाई। साथ ही जो है सलमान हैं, सलमान भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान भाई आपने इस कार्यक्रम को देखे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़ करके अपने सुझाव भी दे रहे हैं, तो थैंक यू सलमान भाई आपका। यादव जी आपने भी, चूँकि आपका ये तीसरा मैसेज है और लगातार आप अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और दूसरा, प्रशासन अगर नहीं पूरा कर पा रहा है तो हम काहे के लिए, समाज किस लिए? समाज कम से कम उसकी निगरानी के लिए सामने तो आ सकता है और कम से कम उनसे बात तो कर सकता है। तो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ टीचर भी होंगे आपके यहाँ पे, कुछ हो सकता है कंपाउंडर भी हो सकते हैं, कुछ गार्ड भी हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं, कुछ स्कूल में काम करने वाले हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग तो होते हैं जो बड़े बड़े लोगों के घरों में भी काम करते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को अपने दिमाग का पूरा एक साथ अपने अपने समुदाय में एक ग्रुप बनाना चाहिए और जहाँ पर भी जिस तरह की सेवाएं कमी हैं उस तरह की सेवाओं के लिए वहाँ तक पहुँच बनाएं और पहुँच बना करके उसको पूरी तरह उसके लिए एक प्रेशर तो बनाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि सर आपको हमारे यहाँ ये समस्या है, आप वहाँ पर आएँ। और लगातार जब आप लिखेंगे, बात करेंगे, तो मुझे लगता है वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। अगर आपको इस तरह की चीज़ों की कभी भी जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ हमारा जो नंबर है 9311124880, फिर मैं एक बार दोबारा जो दोहराना चाहूँगा, 9311124880, आप इस नंबर पे हमें लिख सकते हैं। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं किसी भी बिंदु पे, किसी भी तरह की अगर आपको सलाह लेनी है तो आप हमसे सलाह लें। हम आपको पूरी तरह आपको उस तरह की चीज़ों को आप जो हमसे मांगेंगे हम उसको देने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग जब उनके हेल्थ की बात करते हैं या उस तरह के जो प्रशासनिक कर्मी हैं उनकी सेवाओं की बात करते हैं, मुझे लगता है उस तरह की सभी सेवाओं को हमें पूरा करना होगा और तभी जा कर के हम जो है स्वस्थ और अच्छा बचपन की बात करते हैं, बाल अधिकारों की। चूँकि अभी हम कहाँ पर रुके हुए हैं, हम लोग सिर्फ एक अधिकार पे बात किया है और वो है सिर्फ जीवन जीने का अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा भी है, तो और टाइम भी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये पूरा टाइम भी हो रहा है और लगभग आज हम जीवन जीने के अधिकार पे हम लोगों ने चर्चा किया है और जीवन जीने के अधिकार में हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा किया। हो सकता है आपके बहुत सारे सुझाव यहाँ पे आएंगे या हमें मिलेंगे, तो मुझे लगता है उसके बारे में भी हमें रखना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि इसके और कुछ जोड़ना था या और कुछ बताना था। तो रुनी बहुत ज़रूरी है इस तरह की बातों को एक साथ जोड़ना, एक साथ बताना था कि हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा, किस तरह हमें आगे आना पड़ेगा, या हम और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं आप, इसके लिए सब कुछ आप हमें जो है बता सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं। साथ ही जो है आप इस कार्यक्रम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 2-3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो जानकारियाँ हम आपको दे पा रहे हैं, इसके लिए पूरी एक टीम है जो लगातार लिख रही है, पढ़ रही है, रिसर्च कर रही है, डाटा संकलन कर रही है। उसके बाद में कई सारे तथ्यों को संकलन करने के बाद फिर हम आप सबके बीच में ला पा रहे हैं। साथ ही जो है आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं।
अगर आप चाहें तो उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन पे आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, हमें सक्षम के इस लाइव शो को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सरकारी जो सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमसे मिल करके या फ़ोन के माध्यम से या और भी अपनी जानकारियों के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि हम किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम के उस आधार पर भी आप हिस्सा कर सकते हैं, यानी कि आप जोड़ सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। दूसरा, आप जो है यहाँ जो वॉलेंट्री अपना सहयोग करने के साथ साथ आप आर्थिक रूप से भी मदद करके यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी आप मदद कर सकते हैं। और वो बिल्कुल छोटा सा भी हो सकता है, 10 रुपये से लेकर के 100 रुपया, 100 से 500, जो भी आप संस्था को देना चाहते हैं या डोनेशन के रूप में आप देना चाहते हैं, आप उस आधार पर आप मदद कर सकते हैं। आप हमें संसाधन भी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। कैमरा कैसे और बेहतर हो सकता है, या कभी कभी आवाज़ का, हमारी आवाज़ आप तक बहुत कम जाती है, तो इससे के लिट्स वगैरह हैं, या लाइट की व्यवस्था और कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह के जो संसाधन है, कुर्सी है, मेज़ है, बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर है, या फिर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप हमें किसी आधार पर संस्था को मदद कर सकते हैं जुड़ाव के लिए। हम आपको आपके इस कार्यक्रम से जुड़ाव के लिए आपको फिर से वापस आपको बताना चाहेंगे, जो सक्षम की मेल आईडी है या सक्षम का जो लाइव चैनल जो यूट्यूब ग्रुप है हमारा, तो यूट्यूब चैनल है हमारा सक्षम लाइव। आप सक्षम लाइव में जाएं, जब आप सक्षम लाइव यूट्यूब में टाइप करेंगे तो आपको हमारे यहाँ का जो सक्षम का जो मोनोग्राम है वो आपको नज़र आएगा, और आप वहाँ पे जाएंगे, उस मोनोग्राम पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वहाँ पर बहुत सारे आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस और संवाद जो है वहाँ मिलेंगे। मुझे लगता है आप उसको देखें, उस पर चर्चा करें, और चर्चा के साथ साथ जो है आप हमें बताएं कि हम और भी बेहतर इस कार्यक्रम को कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है वो है saksham.del1 SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। मुझे लगता है कि आप उससे जो है आप अपना सुझाव, अपना जुड़ने का तरीका या सक्षम के माध्यम से किस तरह आप जुड़ना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आप हमें दे सकते हैं। या आप इस कार्यक्रम में खुद आकर के अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं, तो क्या रखना चाहते हैं आप उसका एक कॉन्सेप्ट नोट हमें बता करके आप भेज सकते हैं। दूसरा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880 9311124880। आप ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें भी हमें इन चीज़ों को भेज सकते हैं। तो थैंक यू रीनू जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप और कुछ संदेश देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? जी, मेरा यही संदेश है कि आप लोग बच्चों के अधिकारों के बारे में जानें, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको हम लोग अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं दे पाता कि बच्चे ही तो हैं, और जितनी हम देख रेख कर रहे हैं वो काफ़ी है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता होता है, उसके बारे में हम जागरूक नहीं होते हैं। कहीं जाने अनजाने में हम लोग खुद ही अपने घर में ही बच्चों पे शोषण करते हैं। तो इसके लिए हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखते रहिए हमारा लाइव प्रोग्राम, सक्षम लाइव प्रोग्राम। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार और धन्यवाद।